हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो आपको ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैन मत का। महावीर ने वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का जो है विरोध किया था। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के, ठीक है। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में जहांगीर की अनुमति से खोली थी। तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी या विजयनगर में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने कराया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ का अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। बौद्ध स्थल टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पांचवा प्रश्न है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सन 1774 में राधानगर नामक गांव कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है रमाकांत राय था। 1803 में राजा राम मोहन राय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद ब्रिटिश कंपनी में नौकरी कर ली और जॉन डिग्वी के दीवान नियुक्त हुए। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध धर्म के माध्यमिक शून्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और पर निर्भर है, ठीक है। तो जो नागार्जुन थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। अजंता के ही समान बाघ पहाड़ी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित से 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनका समय भिन्न है। इनमें कुछ गुप्तकालीन हैं। बाघ की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सभी भिक्षु निवास के लिए बनवाई गई थीं। पहला विहार नष्ट हो गया है। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना जो है, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वंशालीन नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा कोट इसमें से सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न,
10वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो मुद्रा दिखाया गया है इसमें मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की का धरती का आह्वान किया गया है, इसका ये मानना है। ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्शक मुद्रा कहा जाता है। यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान का प्रतीक करता है। 11वां प्रश्न है, एनी बेसेंट के से मिलान करना है कि उनमें जो है कौन सा इसमें सही है एनी बेसेंट से संबंधित। तो पहला है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कूट नंबर आपका सही हो जाएगा केवल 1 और 3। एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, और जो तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर ही उन्होंने 1893 में भारत आया था। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला है दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा केवल बी। जो गुरु नानक जी ने थे, 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, दिल्ली में मुगल सत्ता की नींव रखी। इस प्रकार जब लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल सत्ता की नींव पड़ी, उस समय गुरु नानक उपदेश दिया करते थे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपरोक्त स्थलों से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जो है ये भित्ति चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के संपत्ति के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य से विजय होती है। इसको हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 15वां प्रश्न है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कहाँ पे स्थित है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार राजस्थान के थार जिले की संगीत परंपरा के लोग हैं। ये लोग शास्त्रीय लोक संगीत के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। 16वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो है चर्चा करता था। ठीक है, अकबर शुरू से ही धर्म अध्यात्म के सिद्धांत से प्रभावित था। 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, उसने विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों जैसे उलेमा, ब्राह्मण, पादरी, पारसियों के धर्म गुरुओं से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। 17वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंदिर रचना शैली। पंचायतन मंदिर रचना शैली है। पंचायतन रचना के 4 कोनों में सहायक मंदिर तथा मुख्य मंदिर बीच में होता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र जनपद में गुहाकर में स्थित है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकायत और कापालिक जो है ये भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है। भारत दर्शन के 6 आयाम हैं,
मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, और सांख्य और योग। ये जो है 6 भारतीय खट दर्शन हैं। और जो लोकायत है, ये लोकायत और कापालिक है, इन 6 भाग का नहीं है, यह शैव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये जो लोकायत कापालिक है ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम मुखिया। ठीक है, गांव का प्रशासन गांव के मुखिया की देखरेख में होता था। मध्यकालीन युग में महाराष्ट्र में इसको पटकिल तथा आंध्र प्रदेश में महत्तर के नाम से जाना जाता था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4, कौशल और मगध। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में उनका संबंध अवंती और गांधार से कभी नहीं रहा। ठीक है, अवंती और गांधार से कभी नहीं रहा, कौशल और मगध से उनका संबंध था। 21वां प्रश्न है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धौला स्थित शैलकृत हाथी। धौला स्थित शैलकृत हाथी मौर्यकाल, उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति गुप्तकाल, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक 7वीं सदी तथा लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर 11वीं सदी में स्थापित की गई थी। ठीक है, भुवनेश्वर जो था 11वीं सदी में, और जो महाबलीपुरम था वो शैलकृत स्मारक 7वीं सदी में, और उदयगिरी जो था, उदयगिरी जो है स्थित बराह मूर्ति जो है गुप्त काल में जो है इसका निर्माण किया गया था। 22वां प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कलमकारी दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी है। इस कलात्मक विद्या में कपड़े पर कार्बनिक रंगों का प्रयोग चित्रण के लिए होता है। 23वां प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ही ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है सर्वप्रथम उर्दू का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाले ग्राम में सन 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत की सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह, सिपहर एवं तुगलकनामा। ठीक है, ये सब उनका पुस्तक है, तो इन सभी पॉइंट्स को जो है याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इम्पीरियल प्रेफरेंस ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतें होती थी जो ब्रिटिश माल भारतीय राजाओं द्वारा मंगाए जाने पर उन्हें दी जाती थी। 25वां प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। सिकंदर ने अपने अभियान के समय विजित भारतीय भूप्रदेशों पर अपना क्षत्रप सैनिक शासक जो है नियुक्त किए थे। 26वां प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंद वंश का जो है शासन था। सिकंदर के हमले के समय 326 ईसा पूर्व संपूर्ण उत्तर भारत में जो है मगध राज्य का जो है शासन था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में
निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के प्रसिद्ध शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय विद्वान एवं धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसे गरीबों के प्रति उदार व्यवहार के कारण, अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 28वां प्रश्न है, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र। ठीक है। तिरुवालंगाडु और करंदाई के अभिलेखों के अनुसार प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने सिंघल सीलोन राज्य पर विजय प्राप्त कर वहाँ के शासक केंद्र महेंद्र पंचम को जो है कैद कर संपूर्ण सिंघल अपने जो है अधिकार में ले लिया था। 29वां प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। पार्श्व कनिष्क प्रथम शताब्दी ईस्वी के पुरोहित थे। नागार्जुन दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किया तथा इन्हें प्राचीन भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। शूद्रक साहित्यकार थे जिन्होंने मृग कक्षिटकम ग्रंथ का जो है प्रणयन किया था। 30वां प्रश्न है, होयसला स्मारक पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेलीबेड और बेलूर में। दक्षिण भारतीय राजवंश होयसल की राजधानी हार समुद्र के सांप्रतिक नाम हलेबीड है जो कर्नाटक राज्य में बेलूर के निकट अवस्थित है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। मैसूर का महान शासक टीपू सुल्तान ने तुर्की, फ्रांस और ईरान में अपने व्यापार बढ़ाने और इसके साथ जो है संपर्क स्थापित करने के लिए अपने दूत भेजे थे और वहां दूतावास स्थापित किया था। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, कुषाण गांधार कला शैली से प्रसिद्ध था। तो ये सत्य है। कुषाण यानी कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। इस काल के प्रमुख केंद्र तक्षशिला से सिलेटी रंग के परतदार पत्थर की हजारों मूर्तियां जो है प्राप्त हुई थी। 33वां प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल, मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरत को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, इसको आपको पहचानना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए जो बंदगानी था उसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ठीक है। दासों की स्थिति में सुधार एवं देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। इसमें 1,80,000 दासों को दगान और दीवान के रूप में जो है संगठित किया गया था। ठीक है। और ये जो दीवान ए मुस्तक राज था, इसका जो है स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दीवान ए कोही जो था, तो दीवान ए कोही जो है मोहम्मद तुगलक था। ठीक है। दीवान ए कोही जो था वो मोहम्मद तुगलक ने किया था। और दीवान ए जो अर्ज था, वो दीवान अर्ज जो है इसकी स्थापना जो है बलबन ने किया था। ठीक है। तो और ये दीवान ये जो बंदगी थी इसको जो है फिरोज शाह तुगलक किया था। तो ये जो है सही सुमेलित है। ठीक है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। ठीक है। लिंगराज का प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में स्थित है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है। भारत के प्राचीन कानूनों तथा रीति रिवाजों को समझने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट सर विलियम जॉनसन ने 1784 में कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की जो है स्थापना की थी। जोन्स के महाकवि कालिदास प्रणति अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाटक जो है अंग्रेजी में जो है इसका अनुवाद किया था। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। ठीक है। रामानंद ने प्रेम और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित एक नया वैष्णव धर्म चलाया था। अपने भक्ति संदेशों का जनमानस में हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले वो प्रथम वैष्णव संत थे। 38वां प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। 39वां नंबर है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खासी। ठीक है। सबसे पहले जो पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश, वो था खासी। 40वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। यह बिल्कुल सत्य है। 41वां नंबर है, धर्म का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के। धर्म का युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में सितंबर 1657 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां की बीमारी का खबर पाते ही उसके चारों पुत्रों के में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना और दारा शिकोह की सेना, जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे, के मध्य जो है धर्मत के मैदान में जो है भयंकर युद्ध हुआ था। 42वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थानों पर लगाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया, जिसका संस्थापक जो है फ्रैंक कैरो था। ठीक है, फ्रैंक कैरो था। 43वां है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमण को किसने रोका था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशिन सेकेंडरी। ठीक है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों, गंगराज्य, मालवा एवं उत्तर भारत का प्रसिद्ध सम्राट कन्नौज नरेश राजा हर्षवर्धन पर भी जो है विजय प्राप्त किया था। उसने महाराजा को हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से जो है रोक दिया था तथा नर्मदा नदी के तट पर महाराज हर्ष को जो है पराजित किया था। 44वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नासिर उद दीन महसूद। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्रों में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम आदि देवों की जो है स्तुति है और अथर्ववेद इसमें जो है तत्कालीन समाज की कुरीतियों, जादू टोना जो है, यंत्र मंत्र आदि इसमें जो है पाया जाता है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। इनका समय जो था 788 ईसा पूर्व, रामानुज का जो था 1017 ईसा पूर्व था और चैतन्य जो थे वो 1468 में। ठीक है।
तो ये जो थे अद्वैत दर्शन के थे, और ये रामानुज जो थे विशिष्टाद्वैत के थे, और जो चैतन्य थे ये सगुण मार्गी भक्ति से संबंधित थे। 47वां प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंबर युद्ध, उसके बाद जो है प्लासी युद्ध, उसके बाद वांदीवास युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है बक्सर युद्ध हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध जो है 1757 में हुआ था, वांडीवास युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था, बक्सर युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त से। ठीक है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जिसने इलाहाबाद स्थित मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख पर उत्कीर्ण प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो है उल्लेख किया गया है। 49वां प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। 50वां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम नदी पर जो है प्राचीन नगर जो तक्षशिला था वो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच पे स्थित था। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।